बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप स्लीप पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आप ठीक ठाक होंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान में आ रही हैं। क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग का एक मरतबा फिर आगाज़ होने जा रहा है 17 मई से, और उसमें जो भी टीम्स हैं वो अपनी कॉम्बिनेशन को असर नौ तश्कील दे रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खबर आई कि उनके स्टार प्लेयर्स एलेक्स हेल्स ने आने की हामी भर ली है। उसके अलावा और भी प्लेयर्स मुख्तलिफ टीम्स के आ रहे हैं। क्या सूरत हाल बनेगी वो तो अगले चंद दिनों में आपको मैं बता पाऊँगा या आपके सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और भी पाकिस्तान सुपर लीग के जो टिकट्स की जो प्राइस है वो अनाउंस कर दी है। उसके हवाले से आपके पास अपडेट्स पहुंच गई होंगी। ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान सुपर लीग का है उस पर नज़र रखिए, उसके ऊपर तमाम इतलात आती जा रही हैं। बल्कि ट्विटर हैंडल के ऊपर तो अब ऐलानात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हो रहे हैं। मीडिया डिपार्टमेंट होने के बावजूद, प्रेस रिलीज़ आने से पहले ट्विटर पर ऐलानात हुए। कल आकिब जावेद की तकरूरी और उसके अलावा माइक हेसन की तकरूरी आपने देखी। लेकिन ये सारी बातें तो होती रहेंगी, PSL और क्रिकेट के मामला तो चलते रहेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा एक बहुत अच्छी खबर से, जो क्रिकेट के मुतालिक नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जितनी भी हैं दुनिया में, उनके ऊपर एक बॉडी है AIPS, जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, जो 100 साल से ज़्यादा काम कर रही है। 1924 में कायम हुई थी और इसके दफातर हर जगह हैं। मतलब दफातर से मुराद पाकिस्तान में भी इसकी एसोसिएशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन। तो हर ये यहाँ पर ये हर साल एक अपना एक कंपटीशन रखती है और उस कंपटीशन में आप अपनी लिखाई, अपने वीडियो, अपना ऑडियो कुछ भी आप भेज सकते हैं। तो ये इस दफ़ा पाकिस्तान से भी गई दरख्वास्तें, बहुत गई। 2000 से ऊपर लोगों ने इसमें शिरकत की और उसमें जो पाकिस्तान को तुर्रा इम्तियाज़ मिला है वो यकीन करें आपका सीना फ़ख्र से फुला देगा। पाकिस्तान के लिए पहली मरतबा किसी ने एजाज़ जीता है और वो कोई और नहीं, अनूशे इंजीनियर हैं, पाकिस्तान के बड़े अंग्रेज़ी रोज़नामा से वाबस्ता हैं और उन्होंने आर्टिकल लिखा था अरशद नदीम पर। तो दिस इज़ इंडीड अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अनूशे इंजीनियर को और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो अनूशे। बहुत शानदार आपने काम किया, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान के लिए वैसे ही अच्छी अच्छी खबरें आ रही, तो मैंने सोचा इस खबर से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। मेरे मेहमान महमूद हामिद साहब, आप इनको रोज़ ही देखते हैं। महमूद हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आज़िब? कैसी खबर से शुरू किया मैंने? क्रिकेट नहीं, इट्स गुड ना। कोई भी किसी चीज़ का भी आगाज़ हो, चाहे हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो और एक अच्छी न्यूज़ आ जाए और पाकिस्तान के लिए कि जिससे पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड जो है वो रोशन हो, तो इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। और मेरे साथ दूसरे शुरू का हैं इरशाद महमूद साहब। ये बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त में और काफ़ी अरसे से ये काम करें। 40 बरस तो इनको हो गए। मैं भी इनको देखते देखते इस फील्ड में आया और उनके साथ मैंने भी काम किया है। मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ। इरशाद महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम जनाब। बहुत ये जो इकबाल का मिसरा है ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो जब आपने अभी इनका अनूशे का जिक्र किया तो इसमें मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि बेइंतहा टैलेंट है पाकिस्तान में हर शोबे में। इसकी सिर्फ ज़रूरत इसकी है कि मेरिट पे सिलेक्शन हो, उनको वाकई उस तरह के मौक़े मिलें, तो स्काई इज़ द लिमिट डेफिनेटली। चलें जी, बहुत खुशी हुई। अब पाकिस्तान सुपर लीग से आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में पिछले 2 रोज़ में आप शामिल नहीं थे तो हम ये गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन माइक हेसन अब आ चुके हैं, चार्ज ले लिया उन्होंने, आकिब जावेद ने चार्ज ले लिया। इनको जिस तरह से बताया गया, ये तरीक़ेकार से आप मुत्तफ़िक हैं कि प्रेस रिलीज़ कोई नहीं आई, चेयरमैन साहब ने ट्वीट कर दिया, खैर खबर हमें चाहिए होती है वो तो मिल गई। जी जी, नहीं आसिफ, मैं समझता हूँ कि ये एक अनप्रोफेशनल तरीक़ा है चीज़ों को करने का। एक प्रोफेशनल इदारा कभी इस तरह की चीज़ नहीं करता। और आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे माजी में ये तनकीद भी होती रही, कुछ उन्होंने हालिया वो ट्रेंड चेंज भी किया, लेकिन पहले तनकीद होती रही थी कि प्रेस रिलीज से टीम अनाउंस हो जाती थी, कोई सवाल जवाब नहीं होते थे, कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी। और उसमें ज़ाहिर है लोग यही फील करते थे गालिबन अगर कुछ उसमें सिलेक्शन में कोई डिबेट्स हैं, कोई ऐसी बात है कि सही मेरिट पे सिलेक्शन नहीं किया गया, तो उसको अवॉइड करने के लिए PCB ने प्रेस रिलीज के थ्रू टीम अनाउंस कर दी या कोचेज़ अनाउंस कर दिए, ताकि कोई सवाल जवाब उनको ना करने पड़े, वहाँ जवाब ना देने पड़े। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, ट्विटर एक हालिया दौर की चीज़ है और यकीनन देखा भी जाता है, फॉलो किया जाता है। लेकिन एक बड़ा इदारा और सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा इदारा, तो एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए इसके लिए, एक ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट होना चाहिए जिसमें जो मुख्तदर लोग हैं PCB के वो बैठें और वो फिर बताएं मीडिया को कि भाई ये डेवलपमेंट हुई है। और ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, पाकिस्तान के हेड कोच की बात हो रही।
तो मैं तो डिसअपॉइंट हुआ सच्ची बात। और उसमें उनका टेन्योर भी नहीं लिखा हुआ, जी हाँ। ना प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, ना चेयरमैन साहब की ट्वीट में लिखा हुआ है। जी हाँ जी, अब मैंने पता किया, आपने पता किया, तो हमें पता चल गया कि 2-2 साल के लिए। जी जी तो बिल्कुल सही ये है। सब करने जी की हाँ। क्या जरूरत? नहीं, ये बिल्कुल एक यानी एक जामे तौर पे एक खबर होनी चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, इसके लिए मैं समझता हूँ। और ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इसी चीज़ों से इन्हीं चीज़ों से यानी क्रेडिबिलिटी या आपकी वो बनती है पूरी रेपुटेशन के एक इदारा जो है वो जिस तरह प्रोफेशनल वे में उससे एक्सपेक्ट किया जाता है उस तरह काम कर रहा है। तो वो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता है, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल। एक बात मैं यहाँ कर दूँ कि तनकीद तो हम कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें इस प्रोग्राम के खात्मे से पहले हम अपनी जानब से सोल्यूशन ज़रूर रखेंगे कि ऐसा कर लिया जाए तो हमारे ख्याल में बेहतर होगा। तो तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह की तरफ हम यकीनन हर प्रोग्राम में जाते भी हैं और इस प्रोग्राम में भी हम जाएंगे। महमूद हामिद साहब, ये जो हेसन साहब आए ना, इनके बारे में जो इनके अतराफ जो लोग हैं आजकल इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सख्त आदमी है, काम देता है, फिर टाइम पे पूछता है, फिर मतलब डांट भी पिलाता है। देखें, दो चीज़ें होती हैं प्रोफेशनलिज्म में। देखें, जब आप किसी टीम को चला रहे होते हैं एज ए हेड कोच के अंडर सारे उसकी मैनेजमेंट, उसमें फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, कंडीशनिंग कोच, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई ना, तो सारे उसके हेड कोच के अंडर में होते हैं। हेड कोच प्लान करके देता है कि आपने ये काम करना है। बैटिंग कोच को बताया जाता है आज का आपका ये, हर एक कोई उसकी चीज़ें बता देता है। अगर वो नहीं करता तो डेफिनेटली आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। या पहले आप बहुत तरीके से समझाते हैं परफॉर्मेंस किस तरह लेनी है आपने, बेसिकली परफॉर्मेंस लेने का तरीका है किसी से भी। तो अगर एक होता है कि आप पहले प्यार से समझाएं, नहीं समझता तो फिर आप डांट भी सकते हैं, डांटना का आपका राइट भी बनता है प्रोफेशनलिज्म में अगर आप कोई गलती करते हैं। और फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, जब उससे भी नहीं मान रहा होता या उससे भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही हो तो उसको कह दिया जाता है थैंक यू, कि आप मेरी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि आप वो जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहे। तो ये इवन जो आपकी 16 की टीम है या 15 की टीम है उसमें भी आप ये चीज़ें, ये तो सख्ती करने। मैनेजमेंट बेसिकली क्या चीज़ है? मैनेजमेंट यही है कि मिस्टर आसिफ जो है वो बड़े प्यार से समझ जाते हैं, अगर मैं प्यार से बात करूँ वो समझ जाते हैं एंड डू इट, जो भी करना होता है वो कर लेते हैं। और एक साहब हैं जो कि प्यार से करो तो वो और ख़राब कर देते हो, फिर वो उनको फिर गुस्सा दिखाना पड़ता है, जब उनको गुस्सा दिखाना पड़ता है वो काम ठीक कर देते हैं। तो हर बंदे की एक मैनेजमेंट यही है कि आपने उसके दिमाग में जाके देखना है कि वो क्या चाहता है, वो किस तरह जो है आप उससे परफॉर्मेंस निकाल सकते। तो मेरे ख्याल में अगर कोई सख्ती से निकलवा लेता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं हो। प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता कि आप किसी को डिमोरलाइज कर रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन वो कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एक अंदाज से बंदे के पता चल जाता है वो जब बात कर रहा होता है कि ये मेरी बेहतरी के लिए बात कर रहा है, अगर गुस्सा भी कर रहा है तो मेरी बेहतरी के लिए कर रहा है या किसी और चीज़ के लिए कर रहा है। अब जैसे आपने एक सवाल किया था अभी इसको जिस तरह एलिब्रेट किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके अंदर जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं वो बैठते हैं। उससे क्या पता होता क्या है कि अगर आपको इन फ्यूचर प्लानिंग पता चल जाती है कि आपका मोटिव क्या, आप किस तरह, आप 2 साल के लिए हैं, आप 2 साल में पाकिस्तान टीम को कहाँ देख रहे हैं और किस तरह आप क्या करना चाहते हैं, ये सारे सवालात। फिर इस तरह आकिब आए हैं, डायरेक्टर एनसी आकिब ने तो पहले भी काम किया है, जब अकेडमीज स्टार्ट हुई थी आकिब ने वहाँ से काम शुरू किया और आकिब को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो एक प्लान पता चलता है कि आपको अगले 2 साल के अंदर ये हमारे प्लान्स हैं, हम इस तरह टीम को लिफ्ट करके ऊपर लेकर आएंगे। तो देखिए 2 साल इन चीज़ों से पता चलता आए थे। जेसन गिलेस्पी की बात करूंगा, जेसन गिलेस्पी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसका तो सब कुछ हुआ, उसकी तो हमसे मुलाकात भी हुई, आप भी गए थे, मैं भी गया था, बाकी लोग भी गए थे। लेकिन ये कंसिस्टेंसी का यकीन कौन दिलाएगा? मतलब ये 2 साल में तीसरा कोच आया है। जी हाँ, नहीं ये चीज़ें वाकई जिसे कहते हैं पुअरली रिफ्लेक्ट करती हैं टीम पे भी और एक इदारे पे भी, पाकिस्तान क्रिकेट पे इन जनरल। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि एक कंसिस्टेंसी जो आपने बात की और महमूद साहब ने भी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ये बड़ा की फैक्टर है। कंसिस्टेंसी जो है उसी से मेरे ख्याल में यानी इवन प्लेयर्स के माइंडसेट पे बड़ा असर पड़ता है। अगर आप इतनी जल्दी उखाड़ पछाड़ करेंगे, चेंजेस करेंगे, प्लेयर्स के माइंडसेट पे बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे मेरी खुद भी बात हुई है पिछले सालों में, जो कहते हैं कि सर बोर्ड जिस तरह के फैसले कर रहा है हमें नहीं पता कि हमें अगले सीरीज़ के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम इस तरह की बात भी की है, तो प्लेयर्स से नहीं खुद बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि
उस डिसीजन जो एकदम से चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा और प्लेयर्स का फ्यूचर क्या है, तो मेरा ख्याल में राशिद लतीफ़ साहब ने आज एक बड़ा लंबा नुस्खा लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। उसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि इट्स अ चार्ज शीट है, वो चार्ज शीट कह लें, लेकिन वो हकीकत है कि पहले दिन आपने क्या किया, दूसरे दिन आपने क्या किया, फिर आपने मिकी आर्थर को वो मतलब बाबर को कप्तान ले आए, सारा लिखा हुआ है। जी तो इन पर ट्रस्ट, तो क्या क्रिकेटिंग डिसीजंस के लिए क्रिकेटर्स की कमी है बोर्ड में? नहीं, मैं समझता हूँ कि यही एक बात है कि जितने फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, जिसका भी आपने भी हवाला दिया, वो चीज़ एक पुअरली रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी अगर वो एक आदमी आया, जिस तरह भी माइक हसन की बात हो रही, 2 साल के लिए आए, तो वो 2 साल तक रहें, तो वो टीम के साथ अपनी जो उनकी थिंकिंग है, जो उनके मेजर्स हैं, वो टीम के साथ करेंगे, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट अगर ऊपर नीचे होगा तो फिर उनका भी कुछ एक एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाएगा या उनसे बात होगी। लेकिन 2 साल तक कम से कम जहनी सुकून उनको भी है और प्लेयर्स को भी है कि हमें इस आदमी के साथ काम करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट वे में एक ऑफिशियल्स को हायर किया जाए और फिर उनसे बेहतरीन काम और आउटपुट लिया जाए। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि महमूद साहब, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटिंग डिसीजन जो लिए जा रहे हैं उनमें क्रिकेटर्स का शायद इतना ज़्यादा अमल दखल मुझे लगता नहीं है कि है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने भी लोग हैं वो इस पाई के क्रिकेटर कोई भी टॉप पे तो क्रिकेटर कोई भी नज़र नहीं आता। आप देखिए, तो क्रिकेट कमेटी को ऐसी बना दी जाए 5, 6, 7 लोगों की जो डिसीजन लें, ये वाले पहले बनी है क्रिकेट कमेटीज बनी है, क्रिकेटर्स ही थे उसके अंदर। क्या उसके अंदर अच्छे फैसले हुए थे? देखिए, ये फैसला तो तब अच्छा होगा जब उसको चलने दिया। देखिए, बात ये होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी, देखिए प्लेयर्स वहीं रहते हैं, प्लेयर्स घूम फिर के वापस आ जाते हैं। मसला कहाँ पे आ जाता है? फंस जाता है कोच। ठीक है, तो प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं कि टीम से ड्रॉप हुए, कोई डोमेस्टिक नहीं खेली, कोई कुछ नहीं खेली, एंड देन कमिंग बैक। बाबर आजम सबसे बड़ी मिसाल को तो आप एक्सेप्शनल केस है ना, एक्सेप्शनल केस है बाबर आजम। बाबर आजम की तो डिफरेंट चीज़ें, लेकिन मैं और दूसरों के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो कि एक एवरेज प्लेयर्स हैं, जो कि पाकिस्तान टीम में आते हैं फिर ड्रॉप होते हैं। उनका कमबैक किस तरह होता है? देखें, अगर पाकिस्तान टीम से कोई लड़का ड्रॉप होता है, उसका तरीक़ेकार है ना, जब आप ड्रॉप हो रहे हैं तो आपको बताया जाए कि आप में ये खामी है, वो वापस नीचे आए, जो हमारी एनसीए हैं, एनसीए में आए, वहाँ पर वो कोच नीचे वालों को, जो डेवलपमेंट साइड पे कोचेस लगे हुए हैं, वो उनको बताएं कि भाई इसके अंदर ये खामियाँ हैं, इसको इसकी खामियों को दूर कराएं। फिर वो खामियों को दूर करने से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये नहीं कि वो खामी दूर करके वापस पाकिस्तान टीम में आए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाए, देन वो परफॉर्म करे, वो चीज़ें देखी जाए कि हाँ इसने जो है उसके ऊपर काबू पा लिया, देन वो उसका कमबैक होना चाहिए। हमारे यहाँ मसला थोड़ा सा यही है कि हम देखते हैं कि यार ये जगह खाली, चलो उसको ले लेते हैं, अगर ये है तो उसको ले लेते हैं। ये चीज़ें जब तक होती रहेंगी तो हम टीम नहीं खड़ी कर पाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें इस्लाहात यही है कि आपने बहुत ज़्यादा मेरिट, मैं समझता हूँ मेरिट के ऊपर टीम बननी चाहिए। और दूसरी चीज़ यही है कि अगर कोई वापस आ रहा है तो उसका जवाब होना चाहिए कि हमने इसको लिया है तो क्यों लिया है, इसकी बैक पे ये परफॉर्मेंस रही है। तो फिर जो है वो जो हेड कोच है उसके लिए भी आसानी है, और जो सिलेक्टर्स हैं और जो थिंक टैंक है उनके लिए भी आसानी है। इन्होंने क्रिकेट टीम की स्पेसिफिक बात की, मैं बात कर रहा था कि क्रिकेटिंग डिसीजंस की, तो उसमें आप क्या ये ख्याल करते हैं कि कुछ सीधा क्रिकेटर्स की एक कमेटी होनी चाहिए? नाम नहीं लें आप, लेकिन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी, मैं तो इसका काफ़ी हामी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो अक्सर जो क्रिकेटर्स यंगस्टर्स होते हैं, वो जब एक ऐसी टीम में खेल रहे होते हैं जिसमें कुछ सीनियर्स भी खेल रहे होते हैं, तो वो सीनियर्स उनके आइडियल्स भी होते हैं, तो उसके बाद फिर वो उनसे एक अच्छा उनका रेपो बन जाता है। तो वो रिटायरमेंट के बाद भी वो सीनियर्स उनके आइडियल्स रहते हैं, वो किसी मुश्किल में आते हैं तो वो उनसे रिज्यू करते हैं, उनसे रेफ़र करते हैं चीज़ों को, और वो गाइड करते हैं। जिसमें मैंने एक एग्जांपल शायद गालिबन पिछले प्रोग्राम में आपको दी थी कि जब यूनुस खान स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड में, तो उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन से कांटेक्ट किया था, जिन्होंने उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था उनको, जिसके बाद उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। तो यकीनन मेंटोर्स होते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी, जिनकी गहरी नज़र होती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि एक थिंक टैंक हो, और बड़े इंटेलिजेंट अच्छे लोगों का थिंक टैंक हो, जो एक बैलेंस भी रखें और प्लेयर्स को मुश्किल वक्त में गाइड भी करें। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि एक क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट की भी बड़ी ज़रूरत है, वो एक मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है कि उसमें अगर किसी मुश्किल में प्लेयर हैं, वो
उसको क्या चीज़ बॉदर कर रही है। वो क्रिकेटिंग मैटर भी हो सकता है, आउटसाइड क्रिकेट मैटर भी हो सकता है। तो वो क्रिकेट साइकोलॉजी उसका फोकस वापस लेके आए गेम पे। और जाहिर है वो टेक्निकली तो उसको नहीं समझा सकता, लेकिन उसका फोकस बेहतर जरूर कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले रख चुका है जी, रख चुके तो हैं। एक मोइनुल लतीफ़ साहब हैं, उसके अलावा मकबूल बाबरी साहब हैं, बिल्कुल इनके दौर में रहे हैं। मोइनुल लतीफ़ साहब का तो काफ़ी लड़कों के साथ उन्होंने काम किया था, उमर अकमल के साथ उन्होंने बताया अच्छे रिजल्ट्स थे उसके काम किया। अहमद शहजाद के साथ उन्होंने कोई इशू अहमद शहजाद को भी था, वो बुरा मत मान जाइएगा, मैं कुछ कह नहीं रहा। देखिए ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये हर एक के लिए भी हो सकता है। मान जाते हैं ना सोशल ये मीडिया आप पर अगर मेरे में कुछ खामियां हैं हैं और अगर मैं कोई ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ और उनसे कुछ सीख लेता हूँ और वो मेरा माइंड डिफरेंट अंदाज से प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले आते हैं या मुझे 1 से 2% भी फायदा हो जाता है तो फायदा है। बहुत फायदा, बहुत फायदा। बात ये है, लेकिन आप देखें किसी के साथ दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले कि वो आप मेरे पर ट्रस्ट करते ही नहीं करते। अगर मेरे पर आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे तो मैं जितना भी बोलता रहूँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले ये कोचिंग साइट पे भी होता है और कोई भी आए जब आपको कोई बात बता रहा हो तो हाँ यार मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, तो फिर आप मेरी बात सुन सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर कोई भी ले आए आप उनकी बात अगर वो सुन ही नहीं रहे या बस बैठे हुए हैं तो वो फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती तो बहुत से लोग बताते हैं कि ये आपको ये करना चाहिए। हमने भी शुरू में लिए, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो हम एक साहब के पास जाते थे, उनसे हम शॉट्स के बारे में पूछते थे और कि हमें किस तरह परफॉर्मेंस कर दें, अपने टारगेट बताते थे कि हमने ये रखा हुआ है। तो वो हमें बताते थे कि आपने अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन कैसे करनी है, अपने आप से कैसे बातें करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन हमने उनकी बात सुनी और वो चीज़ की। आप लिटरली, मैं इसके अंदर झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपने कुछ शॉट डेवलप किए हैं बात कर करके। खेलना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब मेरा लाशऊर हो जाता है तो उसके अंदर आपके लाशऊर में वो चीज़ बस जाती है। तो जब ग्राउंड में जाते हैं ऑटोमेटिक आपकी मूवमेंट उस तरह चलती है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने शॉर्ट्स की बात की। आज के ज़माने में शॉर्ट्स वो सोशल मीडिया वाले शॉर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं लड़के, इसीलिए हमारी क्रिकेट ज़रा सी पीछे जा रही है। लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत काम किए हैं, बहुत काम अपने रिवाइज भी कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट। तो ये अच्छा नतीजा है। हमारी तो ये दुआ है। इस दुआ के साथ एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। पाकिस्तान सुपर लीग से हमने आगाज़ करना था, लेकिन हम चले गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैटर्स पे। उसको समेटने थोड़ा सा रिशाद साहब के मुताबिक एक कमेटी एक होनी चाहिए ऑफ क्रिकेटर्स और ये सारे मामलात करें। महमूद साहब का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन महमूद साहब आप कहते हैं कि एक साथ जोड़ के बिठाना क्रिकेटर्स को ज़रा मसला है। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं, आपने तकरीबन क्रिकेटर्स को बिठाना। अगर आप मैं आपसे कहूँ ना, अभी तो खैर आपसे नहीं कह रहा मैं कि 8 आप क्रिकेटर चुने, लेकिन हर किसी की राय लेकिन मैं 2-3 चीज़ें बात करता हूँ कि आप किसी को भी कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि यार वो बहुत ज़्यादा उसने क्रिकेट खेली हुई हो तो वो अच्छे डिसीजन ले सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं हो सकता। एक आप घर में भी होते हो, आपका जो छोटा बेटा है वो भी कभी आपको अच्छे मशवरे दे देता है। तो आपको पहले ये जज करना पड़ेगा कि कौन से बंदे ऐसे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनको कमेटी में रहे ये अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, इनमें है ये चीज़। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जिनको देखा हुआ है और जिनको आजमाया हुआ है देन बार बार उन्हीं को लेकर आए और फिर वही आपने उनसे डिसीजन खराब होते हैं फिर चेंज करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वंस द फेलियर इज कम तो फिर ठीक है, आपको वेट कराएं यार। कुछ लोग हैं 4-4 दफ़ा बन गए हैं, 5-5 दफ़ा बन गए, फिर वही डिसीजन करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी लेकर आए, प्लेयर्स जैसे भी लेकर आए, चाहे आप वो फर्स्ट क्लास प्लेयर ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें पता हो कि हाँ ये जो है ये डिसीजन ले सकता है, इसकी बात में वजन है,
ये चीज़ कर सकता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी उसके अंदर चीज़ें हैं, तो बहुत से जो है वो चीज़, लेकिन हम चले जाते हैं बड़े नामों के ऊपर, सिंपल, बड़े नाम। जिसने ज़्यादा खेला हुआ हो, चाहे ऊंचे उसका नाम- विजन भी ना हो, लेकिन उसमें नामों में ऊंचे चले नाम जाते हैं। फीके पकवान वाला सिलसिला जी, होता बिल्कुल है। सही। लेकिन माइक हेसन, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इन्होंने बात की, माइक हेसन ने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला, सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच में मैच रेफरी रहे थे वो, ये भी 2003-04 की बात है। ओके, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना इत्मीनाद किया, दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड इनको बुलाते हैं, दुनिया भर के जो फ्रेंचाइज हैं उसमें ये बड़े मकबूल हैं। अब एक और हमारी जो रेड बॉल क्रिकेट है उसके कोच का नाम आ रहा है बहुत ज़्यादा, बड़े अखबारों में खबर भी छपी कि मिसबाहुल हक कोच आ रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट। हाउ डू यू सी? सर ये डिसीजन से सच्ची बात है, अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं इस डिसीजन के इतना हक में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको याद है कि 2019 में जब सारी पोस्ट ही मिसबाहुल हक साहब को दे दी गई थी, कोच भी, और तो एक एक करके उन्होंने सबसे इस्तीफ़ा दिया, और जहाँ तक मुझे सही याद है अगर, कि उन्होंने बाकायदा कौम से माफ़ी मांगी कि मैं डिलीवर नहीं कर सका, तो वो उससे हो गया। अब दोबारा उस पोस्ट पे आना, तो वो किस बेसिस पे, जैसे महमूद आमिर भाई ने सही कहा कि किसी बेसिस पे तो लेके आए ना प्लेयर को, उसका कोई रिकॉर्ड तो हो, SNGPL का उन्होंने कोचिंग की है, ट्रैक रिकॉर्ड तो होना नहीं। हाँ, मतलब ये कि मेरा SNGPL के साथ कोचिंग का एक्सपीरियंस लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, तो वो उनके यही है। लेकिन जब उनको नेशनल वो लेवल पे वो जॉब मिले तो वो डिलीवर नहीं कर सके, बल्कि पाकिस्तान उस ज़माने में मुसलसल कुछ सीरीज़ हारा भी। तो ये मैं, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2017 या 18 में वसीम बारी साहब ने मुझे मेरी तवज्जो दिलाई थी माइक हेसन के, और उन्होंने कहा था कि आप न्यूजीलैंड टीम का ग्राफ देखें जो ऊपर जा रहा है, और इतनी ज़बरदस्त न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है। तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं उसका कोच कौन है? तो मैंने कहा मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, माइक हेसन है एक रादर अननोन पर्सन, दुनिया में और कई टीमों के बड़े बड़े नामवर कोचेज़ हैं, लेकिन आप देखेंगे इस आदमी का जो परफॉर्मेंस है, कोच कौन है? हाँ जी, वो भी देख हाँ, वो भी अननोन सा नाम है, आज मैं पढ़ रहा था, बात है कि वो उसने डिलीवर बहुत किया, अननोन सा नाम है। तो माइक हेसन ने डिलीवर किया, और जॉन बैकेनन ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। या हमारे पाकिस्तान में इससे पहले आए थे, खैर वो भी फर्स्ट क्लास नहीं खेले थे, लिस्ट ए खेले थे, वो रिचर्ड पाइबस 2000 में 99 में आए थे। तो ये फॉरेन कोचेस के अब ये करके दोबारा फिर ये कि सिर्फ इसलिए कि फॉर्मर कैप्टन है मिसबाहुल हक या उनका पर्सनालिटी वगैरह, लेकिन ये कि ये ज़रूरी नहीं है, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या उन्होंने डिलीवर किया उस पोजीशन पे, क्या वो कर सकते हैं, तो वो ज़रा देखना पड़ता है। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी बस एक बात ये बता दूं कि उसमें बीच में एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ एक फंक्शन हुआ था कराची में, उसमें मेरी बात नसीम शाह साहब से हुई थी। नसीम शाह ने मुझे ये कहा कि भाई, मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, आपका भी, शाहीन अफरीदी का भी, हारिस रऊफ़ का भी। तो उन्होंने कहा कि सर हम हर मैच में आते हैं और जिस तरह हम बॉलिंग करते हैं उसी तरह हम बॉलिंग करते हैं, लेकिन हमें सच्ची बात है हमारे कोचेज़, हमारे कोई सपोर्ट स्टाफ में कोई आदमी हमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं बताता कि बॉल को किस तरह से ग्रिप करो तो ज़्यादा स्विंग होगी, किस तरह से करो, सीम का यूज़ करो। उसने कहा कि हम अपने एबिलिटी पे ही कर रहे हैं, ऑनेस्टली हमें नहीं कर, टॉप लेवल पे आके सीखना पड़ेगा उनको। इस तरह पे उन्होंने बताया। ये आप पहले प्रोग्राम में कह चुके हैं कि कोचिंग, कल आपने प्रोग्राम में कहा था, बिल्कुल, अगर ये कोचिंग मांग रहे हैं टॉप टीम में तो ज्यादती तो ज्यादती भी है। ज्यादती है। अब ये वाली जो बात की कि मैंने बॉल को कैसे पकड़ना है, कहाँ से मैंने स्विंग करना है, मेरा हाथ कहाँ से आना चाहिए, ये तो जब भी देखें, मैं जब भी हमेशा कहता हूँ कि जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट टॉप क्लास होगी ना, आपकी ऑटोमेटिक पाकिस्तान टीम अच्छी बन जाएगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आपकी डोमेस्टिक अगर अच्छी नहीं होगी ना, आपकी पाकिस्तान टीम कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि आ कहाँ से रहा है प्लेयर, नीचे से ही आ रहा है ना। तो वहाँ पर आपके बेहतरीन कोचेस, आपके बेहतरीन जो हैं वो लगे होने चाहिए, और ख़ासकर जो अंडर 17 अंडर 19 के क्रिकेटर, उसमें बड़े करेक्टर वाले जो है ना कोचेस होने चाहिए, जो बच्चों को, बच्चे बड़े फ्रिजाइल्स टाइप के होते हैं, बड़े इमोशन होते हैं उनके अंदर, अगर उनके साथ आप थोड़ी सी तल्ख लहजे में बात कर रहे हैं या अब्यूज़ बात कर रहे हैं, तो सम टाइम बच्चा क्रिकेट छोड़ के चला जाता है, उससे नुकसान किसका है? पाकिस्तान का नुकसान है। तो हमेशा मैं जब भी मैंने बात की है इन लोगों से, जो भी हमारे बड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मैंने ये बात बोली है कि हमें बड़ा सोच समझ के, अब आकिब जावेद की मैं बात बताता हूँ आपको। मैं आकिब जावेद वाहिद ऐसा कोच है जो नीचे से ऊपर आया। आकिब एकदम पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं बना है, पाकिस्तान, वो पहले अंडर 19 टीम के साथ भी रहा है, पाकिस्तान ए के साथ भी रहा है, पाकिस्तान शाइन के साथ भी रहा है, उसने एकेडमीज़ में भी काम किया है, सारे काम किए हैं उसने। फिर उसके बाद जब वो चला गया, फिर वो यूएई में भी उसने काम किया, देन वो पाकिस्तान टीम में आया। तो लेकिन एक्सपीरियंस, उसने एक्सपीरियंस गेन किया। लेकिन पाकिस्तान टीम में बतौर कोच तो नहीं आए थे ना वो,
नहीं, हेड कोच अभी लगे ना। नहीं, हेड कोच से पहले फिर bowling coach- सिलेक्टर आए थे ना वो। अभी वो तो इंटरम हेड कोच लग गए थे। इंटरम हेड कोच Interim लगे head coach ना। लगे तो ना। मेरा मकसद ये है कि एक प्लेयर आता है पाथवे से, अंडर 17, अंडर 15, अंडर 19, पाकिस्तान ए, डोमेस्टिक सब खेलता हुआ पाकिस्तान टीम में आता है। ये पाथवे है ना आपका। एक आता है थक करके पाकिस्तान टीम में चला जाता है, कोई पाथवे नहीं होता उसका। मैं आकिब की बात कर रहा हूँ। आकिब इसी तरह आया, पहले एकेडमी के अंदर, फिर अंडर 19 में, फिर पाकिस्तान शाइन, फिर पाकिस्तान ए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो टॉप लेवल पे। हमारे यहाँ कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि जैसे ही लड़कों ने क्रिकेट खोली वो कोचिंग उसमें चले गए। एकदम आपको जो माइंड है ना खेलते हुए का, वो एकदम कोचिंग में नहीं जाता। जब भी आप देखें दूसरी जगहों पे, दूसरे मुल्कों के अंदर कम से कम 3 साल है कि आप एक्सपीरियंस 3-4 साल का लेंगे, उसके बाद आप जो आएंगे। और आप पहले नीचे लेवल पे काम करें, आपका काम की आदत पड़ जाती है, नीचे लेवल पे आप काम करते हैं, फिर आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आप ऊपर आ जाते हैं। तो कोचिंग एक डिफरेंट है, खेलना एक अलग चीज़ है, मैंने आपको समझाना एक डिफरेंट चीज़ है। और मैं अपने खोल से मुझे बाहर आना पड़ता है कि मैं ही करता था, मैं तो करता था क्योंकि मैं कर सकता था, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर सकते। आपको मैंने परफॉर्मेंस आपसे लेनी है, वो मैंने किस तरह लेनी है। ये नहीं कि मेरा हाथ ऐसे आता था तो मेरा अच्छा अंदर आ जाता था बॉल, भाई इसका भी हाथ आ रहा है लेकिन उसका नहीं आता अच्छा अंदर, तो उसके गोल में जाके हमने तो बात आपका इरादा है कोचिंग में आने का, पीसीबी मैं के तो सेटअप कर रहा में? हूं, मैं तो नहीं, वो कर तो रहा हूं ना, मैं तो आप coaching side कर पे। रहे हैं ना, वो आपकी तो हाँ। डॉल्फिन तो खत्म हो गई ना, जो चैंपियंस हाँ, लीग चैंपियंस बिल्कुल। जो सरफराज के अंडर जी, थे जी, उसमें जी। भी आता हूं मैं भी। जी। ये भी डॉल्फिन टीम के बैटिंग जी, कोच मुझे थे, मालूम है। तो अब तो नहीं कर रहे आप। नहीं। आपको बताया था पहले खत्म हो रही है। मुझे आइडिया तो हो रहा था, definitely आइडिया नहीं हो रहा था, idea आपको बताया था कि- पहले? नहीं बताया नहीं था, मुझे लग रहा था जो खबरें चल रही थी, जो बात होती थी। और तो फिर मैंने कराची का मैं हेड कोच रहा हूँ, पिछले साल मैं हेड कोच था कराची का, कराची वाइट्स का हेड कोच। अभी T20 में मैं जो है मैं और इकबाल इमाम थे। तो कोचिंग तो मैंने भी स्टार्ट जो की पहले अंडर 19 में की, फिर पाकिस्तान PIA के साथ मैं जो है एज ए हेड कोच काम किया मैंने। और उस साल हम दोनों ट्रॉफी भी जीते, वनडे भी जीते। तो एक्सपीरियंस गेन करता हुआ मैं आया हूँ। मैंने इंग्लैंड में भी कोचिंग की है, सब जगह। तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, क्योंकि कोचिंग एक डिफरेंट अंदाज है, खेलना एक अलग है। जब हम खेलते थे तो हमें सिर्फ अपनी ज़्यादा फिक्र होती है, या टीम की फिक्र, या मैच जिताना है, या अपना परफॉर्म करना है। तो लेकिन जब ऐसे कोच आते हैं आप, इन जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं नीचे जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, या फर्स्ट क्लास उन्होंने खेली, या पाकिस्तान खेला है बहुत थोड़ा सा, तो उनको फोकियत नहीं मिलती। लेकिन इंटरनेशनल कोच अगर कोई लाना है तो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला हुआ तो उसको ले आते हैं। ये क्या डाइकोटमी है? नहीं, वही मैं कह रहा था कि इसमें एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में उमूमन हर शोबे में वो एक शिकायत होती है कि यार मेरिट को नहीं तरजीह दी जा रही, तो वही इसमें भी है। पाकिस्तान क्रिकेट में सफ़र भी पाकिस्तान क्रिकेट ने किया है उसकी, तो मेरे ख्याल में कहीं से तो अब उसकी शुरुआत करें कि भाई आप यानी मेरिट पे चीज़ों को ट्रीट करना शुरू करें, और जो लोग वाकई कैपेबल हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बेहतरीन है, उन्हीं लोगों को आप मुंसलिक करें टीम के साथ और प्लेयर्स के साथ, ताकि बेहतरी आए टीम में। बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ों को merit पे। अब होगा इसके अच्छी बेहतरी, हम भी उम्मीद करते हैं बेहतर हो, और बेहतरी की जानिब एक कदम आया है। पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा इवेंट है जिससे पूरा पाकिस्तान यकजा हो जाता है। और अभी जो पाकिस्तानी अफवाज ने किया गुज़िश्ता हफ्ते में, और भारत को उन्होंने धूल चटाई और हमारा सीना फ़ख्र से बुलंद किया, उसके बाद ये चैम्पियनशिप शुरू हो रही है दोबारा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। एलेक्स हेल्स का अभी बताया, वार्नर का अभी बताया, उसके अलावा पता चल गया था काफ़ी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। हाँ, काफ़ी प्लेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है, होल्डर का मसला आ रहा है मेरे ख्याल से। सैफर्ड और 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, क्या नाम है, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है उनका कोयटा का, सैफर्ड नहीं सैफर्ड तो इनका पास ऑस्ट्रेलिया का है, डिकार्ड कराची किंग्स के पास वो मसला। वार्नर आ रहा है, और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का थोड़ा सा मसला लग रहा है। कोयटा के 2 बैट्समैनों का मसला है, एक चैपमैन और क्या नाम था उसका, एलन। ये 2 प्लेयर का मसला चल रहा है। अगर वो 2 प्लेयर नहीं आते तो इनके ये बैटिंग लाइनअप में फिर अब ये किसको लेकर आते हैं। इनके पास पीछे नाफे बैठे हुए हैं जो पिछले साल बड़ा अच्छा रहे, लेकिन एकदम आएंगे वो। लेकिन मैंने कल भी बात यही की थी कि कोयटा के पास इज़ गुड चांस कि उनका मैच मुल्तान से, और वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो अपना कॉम्बिनेशन दोबारा बना सकते हैं। तो लेकिन बाकी टीमें जो हैं उनके बड़े क्रूशल मैचेस हैं कि अगर वो लॉस करती हैं, देखें अगर पेशावर का मैच है, कराची पेशावर जीतता है, पेशावर के ऑलरेडी 10 पॉइंट हैं, सॉरी 8 पॉइंट है, वो 10 पे चला जाता है। फिर पेशावर का मैच है लाहौर के साथ,
लाहौर ऑलरेडी 9 पे बैठा हुआ है और पेशावर 10 पे आ जाएगा, 10 पे। लाहौर पेशावर से जीत जाता है तो लाहौर चला जाएगा 11 पे, पेशावर रह जाएगा 10 के ऊपर, इस्लामाबाद ऑलरेडी 10 के ऊपर है। अगर इस्लामाबाद कराची से हार जाता है तो ये भी 10 पे रह जाएंगे, तो फिर एवरेजेस के ऊपर आ जाएगा। ये मजेदार जो है मजेदार मैचेस, सिर्फ कोयटा जो है इस वक्त वो कोयटा जा रहा है, लेकिन कोयटा के मेंटोर आज के अखबार में खबर भी है, मेंटोर शायद नहीं आ रहे। अच्छा, बावजूद नहीं आ रहे, दूर चले गए। देखें, दो यहाँ से वेस्ट इंडीज जाना 2 दिन लगते हैं, ठीक है ना, फिर अब वापस आना तो इतना इजी नहीं होता। और माइट भी जिस तरह सर रिचर्ड इन्वॉल्व होते हैं, मेरे ख्याल से शायद आ भी जाएं। हाँ, क्योंकि आज मेरी बात नहीं हो सकी, मैं कोशिश कर रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर में देखूं, लेकिन पाकिस्तान के बड़े अखबार में आज खबर लगी हुई है, तो विव नहीं आ रही। चलें खैर, विव हमें सपोर्ट करेंगे वहाँ से बैठ के। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के जो कोच हैं साउथ अफ्रीका के, वो IPL के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई कोई लड़का नहीं जाएगा IPL, क्योंकि हमारा जो मुआहदा था वो उस वक्त तक का था, 26 तक का था। उसके बाद भाई उसके बाद IPL वो उनकी सीरीज भी शुरू हो रही है ना। उनका सबसे बड़ा मैच तो उनका लॉर्ड्स में है भाई। हाँ, 12 तारीख को मैच है उनका, वर्ल्ड चैंपियनशिप का, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, देखें टेस्ट मैच की फाइनल खेलना एक बड़ी चीज़ है। तो जाहिर सी बात है उनको कोच ने एक उसके बाद रेस्ट भी तो चाहिए कुछ प्लेयर्स को, इतनी लंबी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे होते हैं तो उनको रेस्ट भी चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा था हमने जो NOC दी थी वो 26 मई तक की थी, क्योंकि अब IPL डेफिनेटली आगे जा रहा है। तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं, वो इजाज़त देते हैं या नहीं देते, क्योंकि 12 को तो फाइनल है। हाँ, तो इसमें मैं आज़िफ ये समझता हूँ कि जो मैं ग्राफ देख रहा हूँ, मतलब पता ही चल रहा है रिपोर्ट से, और काफ़ी मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो जितने हमारे प्लेयर्स PSL में वापस आ रहे हैं, IPL में वो बिल्कुल नहीं है। IPL में ज़्यादातर प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो वापस नहीं आ रहे। कई आज हेजलवुड का भी बयान छपा हुआ है, और काफ़ी और भी ऑस्ट्रेलियंस ने मना किया, तो वो उनकी बिल्कुल सही कह रहे हैं महमूद भाई भी कि ये वो कमिटमेंट वाले लोग हैं, वो अपनी कंट्री को प्रेफर कर, जब जहाँ तक मुआहदा था, जहाँ तक IPL को ओरिजिनली ख़त्म होना था, वहाँ तक जाहिर है उनकी अपनी कमिटमेंट भी थी। उसके बाद उनकी अपनी सीरीज़, अपने क्रिकेट को प्रेफरेंस देने वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है कि वो वहाँ पर वो यानी पैसे को भी इतनी वक़्त नहीं दे रहे जितनी प्रोफेशनलिज्म को दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली आप देखिए कि इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने भी इस दफ़ा इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं अपने क्रिकेट पे तवज्जो देना चाहता हूँ। वो ठीक है, जो भी IPL ने उनके एक्शन वगैरह लिया, लेकिन वो उनके लिए मतलब मानी ही नहीं रखता। वो एक ऐसे आदमी है जिनको यंग कैप्टन बनाया गया है, वो एक फ्यूचर है उनका इंग्लैंड के लिए, तो उन्होंने इसको तरजीह दी है कि वो अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है दैट शोज योर प्रोफेशनलिज्म डेफिनेटली, क्योंकि इनको तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है, इससे बड़ा तो बिल्कुल कोई प्राइड नहीं। कोई टेस्ट मैच को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम तो टेस्ट मैच को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं? टेस्ट मैच है जी, रेड बॉल। मैं आपसे यही बात करता हूँ ना, रेड बॉल क्रिकेट की, जो रेड बॉल क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो देखें आप, छोटे फॉर्मेट में T20 में भी अच्छा करेंगे, वो 50 ओवर्स में भी अच्छा करेंगे। लेकिन जो रेड बॉल के अच्छे प्लेयर नहीं होते, जो बेसिकली जो बेसिक्स पे नहीं आते, देखें रेड बॉल के अंदर बॉलर्स को आउट करना पड़ता है, ठीक है। और जब तक अभी इवन T20 क्रिकेट में भी हमारे बॉलर्स अक्सर देखा है बॉल बचाने जाते हैं, जब बॉल बचाने जाते हैं तो वहाँ पर मार खा जाते हैं। तो रेड बॉल क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेड बॉल क्रिकेट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। मैं ये समझता हूँ, मेरे शुरका भी ये समझते हैं। हमने क्रिकेट देखी है, मुझे 95-96 याद है जब से मैंने देखना शुरू किया था। तो न्यूजीलैंड से मुझे प्यार ही इसलिए है क्योंकि वहाँ वसीम और वकार की जब मैं बॉलिंग देखता था, मैं आज भी देखता हूँ। नशा है, नशा। चलें एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। बस इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ मैं जो पाकिस्तान का क्रिकेट के मामलात हैं, लेकिन इससे चलते चलते मुझे एक बात याद आ गई कि दुनिया में ट्रेंड्स होते हैं, हर कौम का एक मिजाज होता है। पाकिस्तान में ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि हम पहले ये देखते हैं कि क्रिकेटर का CV क्या है,
क्रिकेट खेली है नहीं खेली उसने, क्रिकेट नहीं खेली, अरे ये क्या कोचिंग करेगा। तो माइक हेसन को लाने का ये एक तो कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया के दूसरे ममालिक जिस तरह साउथ अफ्रीका है उनका कोच है कॉनराड, उसे 9 फर्स्ट क्लास खेले हैं। इससे पहले दीगर टीम्स भी ऐसे कोचेज़ रख चुकी हैं जिनका इतना ज़्यादा खेलने का एक्सपीरियंस, डेव वॉटमोर आप ले लें, उसके अलावा बॉब बुलमर को ले लें आप, इससे पहले आप वो जो रिचर्ड पाइबर्स को ले लें। तो ये ट्रेंड क्यों है हमारे यहाँ कि क्रिकेट खेला होना चाहिए? जी हाँ, ये मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक कोई ट्राइड एंड ट्रस्टेड किस्म का ट्रेंड नहीं है कि ज़रूर ही ये सक्सेसफुल होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको ये देखना चाहिए, जैसे बिल्कुल महमूद भाई ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था कि अपनी फील्ड में उसका कितना एक्सपीरियंस है। यानी अगर वो फर्स्ट क्लास में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला लेकिन कोचिंग में उसका कितना एक्सपीरियंस है, उससे एक बिल्कुल हर लेवल पे कोचिंग की। सर मैं बात काट रहा हूँ आपकी माजरत, क्या मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मुझ जैसे आदमी जिसे फर्स्ट क्लास नहीं खेला उसको लेवल 2 कोचिंग कोर्स करने की इजाज़त देगा? लेवल 1 तो हमारा एक साथी कर चुका है, मुझे पता है, लेकिन लेवल 2 में इजाज़त नहीं मिलती। फर्स्ट क्लास नहीं खेला आपने। नहीं बिल्कुल, ये मैं कह रहा था कि अब ये चीज़ें अब चेंज होनी चाहिए, इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड्स आने चाहिए जिसमें, क्योंकि जिस तरह के आप देखिए कि कई फॉर्मर क्रिकेटर्स अंपायरिंग की तरफ आ गए, उन्होंने किया, पॉल राइफल है, मुख्तलिफ और लोग, तो वो बेहतरीन अंपायर दुनिया के साबित हुए, एलीट पैनल पे आए वो। तो वो कहाँ पे उनको, लेकिन वो अंपायरिंग के उन्होंने कोर्सेज किए, वो उस लेवल पे आए और फिर उनको कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड सारे फॉर्मेट्स में देखा गया, तो फिर वो एलीट पैनल में आए ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप यानी अपने एक्सपीरियंस पे जिनका हो सॉलिड, उनके जिससे कहना चाहिए कि पूरे प्रूवन क्रेडेंशियल्स हों, फिर आप उनको लेके आएँ। ये पता है ये चीज़ है कि ये ही करना कि कोई बहुत बड़े बड़े नाम, जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, सिर्फ एक बड़ा नाम देख के कि उससे वो पाकिस्तान का कैप्टन रहे या फिर पाकिस्तान की, ये कोई श्योर फायर। ये सॉरी मैं एक बात कर रहा हूँ, हमारे कितने कोचेज मुझे बताएं कि दूसरी टीमों के साथ जाके कोचिंग करते हैं? सकलैन मुश्ताक अहमद, बस मोहम्मद वसीम गए हैं, बाकी तो मोहम्मद वसीम तो जो वहाँ पर सेटल हुए न्यूजीलैंड में थे और वहाँ पर डच में। तो बाकी जो देखें ये सारे सब मार्केटिंग, लेकिन पाकिस्तानी मार्केटिंग होती है, इनके एजेंट्स होते हैं, वो चीज़ों को कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ से अब हमारे यहाँ भी तो बड़े बड़े कोचेज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो नहीं करते, ठीक है ना। सिवाय 1-2 कोचेज़ हैं जो है वो काम करते रहे, लेकिन कभी ऑस्ट्रेलिया में जाके किसी ने किया हमारे यहाँ से नहीं। देखें तो ये थोड़ा सा ये चीज़ है, हमारा जो कल्चर है ना वो डिफरेंट कल्चर है। हमारा जो जहन है वो ऐसे को नहीं मान नहीं पाता। ये बड़ा मसला। अच्छा वैसे देखें पाकिस्तान वाले जा तो रहे हैं, महमूद रशीद साहब जो हारून रशीद साहब के भाई हैं, ईरान में उन्होंने कोचिंग की, फैसल अत्तर और मोहम्मद रमज़ान, उससे पहले राशिद खान चाइना के साथ रहे। उसके अलावा मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, साउथ अफ्रीका के साथ कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के साथ भी बात कर रहा हूँ, सिंगापुर टीम के साथ, इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड में मुश्ताक बॉलिंग कोच रहा है, मुश्ताक और सकलैन जो हैं आपके मेन वो रहे हैं। उसके अलावा बहुत से आपके जो कोचेज हैं वो नहीं गए, टॉप लेवल पे नहीं गए। तो ये तो जगह जो है ना, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी भेजता है, जैसे चाइना है या ईरान में, ये थ्रू ACC के काम होते हैं और रिकमेंडेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेजता है। इकबाल सिकंदर देखें कितना बड़ा नाम है, वो ICC के साथ अब काम कर रहे हैं। इकबाल सिकंदर पहले ACC के साथ थे ना, अब ICC के साथ हैं। तो यही कह रहा हूँ ना कि बोर्ड रिकमेंडेशन भेजता है, बल्कि ICC नहीं है, वो सऊदीया क्रिकेट बोर्ड, पहले वो ICC के साथ पहले थे, अभी 2 महीने हुए ACC के साथ थे, 2 महीने हुए ICC के साथ भी किया उन्होंने काम एकेडमी में। 2 महीने हो चुके हैं कि वो सऊदीया क्रिकेट बोर्ड को अब संभाल रहे हैं, मतलब वो वहाँ पे सिस्टम बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो माइंड जो एक्सेप्ट करता है उन चीज़ों को ना, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये एक बात यही कहना चाह रहा था कि ये इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक जिसे कहते हैं बड़ा एक रीज़नेबल अप्रोच करने की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने बताया कि ये अभी ख़बरें बिल्कुल गर्दिश कर रही हैं कि मिसबाह हक को रेड बॉल कोच किया जाए, लेकिन बहरहाल मेरे अपने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि उनका प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है उस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि ख़ुद भी उनको इसका वो करना चाहिए और PCB को भी थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए कि इस चीज़ का एक कोच को आप जब ला रहे हैं, और रेड बॉल जैसे हम सब एग्री कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है, तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि एक आदमी ऐसा है जो वाकई जिसमें मोटिवेशनल स्किल्स हों, जो वाकई टीम को बेहतरीन तरीके से प्लेयर्स की प्रॉब्लम्स को हल कर सके और उसका एक परफॉर्मेंस हो। रेड बॉल आपने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है। अभी 2 रोज़ पहले 3 रोज़ पहले
ज़बरदस्त प्लेयर विराट कोहली रिटायर हुए टेस्ट मैच से, हम इस पर बात भी करते आ रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा नई बात आती है। पहले तो विराट कोहली रिटायर हुए, 10,000 रन में शायद उनके 800 रन बाकी हैं, ये क्या किया उन्होंने? हाँ नहीं, वो मैं समझता हूँ कि वो उसमें उनका जो एक स्लम्प इन फॉर्म था वो काफ़ी लंबा चल गया। ऑल्दो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वहाँ पे आए, रणजी ट्रॉफी भी उन्होंने खेली, लेकिन ये कि वो उस चीज़ से निकल नहीं पाए। कुछ आईपीएल में उनका बेहतर परफॉर्मेंस भी था, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक उन्होंने फैसला कर लिया था, जो मुझे अब लग रहा है कि रोहित शर्मा का भी और विराट कोहली भी का ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में मुझे लगता है कि इन्होंने मोर और लेस ये फैसला कर लिया था कि अब ज़्यादा इसको तूल नहीं देना है और एक टेस्ट क्रिकेट से अब रिटायर होके वाइट बॉल क्रिकेट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक प्री मेडिटेटेड इनका डिसीजन था जिस पे अब इन्होंने अमल किया। वाइट बॉल का रिशाद भाई कह रहे हैं, तो वाइट बॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आएगा 2027 में और वो इंडिया में है उसका जो इनेकाद होगा। तो उसमें विराट जो गावस्कर साहब हैं उन्होंने कह दिया कि ना उन्हें विराट कोहली नज़र आ रहा है, ना उन्हें रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलता नज़र आ रहा है। देखिए हम सुनील गावस्कर साहब बहुत बड़ा नाम है, वो प्रेडिक्शन देखें हम कोई भी कर सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी नहीं होगा। हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि हम कहते थे कि यार 5 साल बाद ये प्लेयर नहीं होगा, और वो होता था उस 5 साल के बाद भी। तो 2027 में कितना टाइम है, 25 चल रहा है, 26 और 27, तो कुछ नहीं कह सकते। अगर वो वाइट बॉल से अगर टीम के लिए अच्छा करामत साबित होंगे तो क्यों नहीं खिलाएगा इंडिया? मेरे ख्याल से खिलाएगा। नहीं खिलाएगा नहीं, वो कहते हैं वो अपनी फॉर्म इतने अरसे बरकरार रख पाए ना पाए, क्योंकि दोनों की एक रख पाए या ना रख पाए डिफरेंट है। हाँ। देखिए जो अगर फॉर्म अपनी बरकरार रखते हैं, परफॉर्मेंस करते रहते हैं तो डेफिनेटली खेलेंगे। ये तो कहीं भी नहीं हो सकता ना कि आप 2 साल तक परफॉर्म न करें और फिर आप टीम में रहें, ये तो नहीं हो सकता ना। तो आज हमने अगर हम T20 में देखें, हमने बाबर रिजवान को बाहर किया है ना, हमारे भी तो टॉप प्लेयर्स हैं, आखिर में बाहर हो गए ना T20 से। तो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है टीम के अंदर कि आपने किस तरह खेलना है, अगर वो आप फुलफिल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो आपकी जगह लेंगे। दैट्स इट। तो आपसे अगर मैं पूछूं इस वक्त की फिटनेस विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, 27 तक इनको किस तरह इस्तेमाल करना मुझे चाहिए? लगता है कि थोड़ा सा फिटनेस किस तरह से इस्तेमाल इश्यूज हैं, ठीक है ना, इश्यूज हैं उसको फील्डिंग में भी लगता है, लेकिन विराट की तो मुझे नहीं लगता कि विराट की जो एनर्जी है ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, अगर आप देखें ऑन द फील्ड कुछ ज्यादा हो जाती है माजरत के साथ, ठीक है, जो कॉन्स्टेंस के साथ उसने किया, जो अंपायर के साथ वो कर रहा था, जो ब्रॉडकास्टर को बुरा भला कह रहा था, बिल्कुल ये गलत तरीका है, गलत है। देखें बहुत सारी चीज़ें, एक होते हैं बहुत काम कस्टमर होते हैं, कुछ भी हो जाए ना वो चलो ठीक है ख़त्म, लेकिन एक बंदे का जो नेचर जो होती है ना, नेचर वो कहते हैं ना, नेचर कांट बी चेंज, वो वाली बात है कि नेचर इंसान की वो ओवरकम कर सकता है लेकिन एकदम खत्म नहीं हो सकती। सर मैं आपसे ओवरकम हुई है बहुत सारी चीजें करते हुए निशाद भाई की तरफ जाऊंगा। आपने विवियन रिचर्ड्स को खेलते देखा होगा, जी, उनसे बड़ा कोई एग्रेसिव आपने देखा है बंदा? नहीं देखा। उसने इस तरह से बदतमीजी की है कभी फील्ड पे? नहीं, लेकिन एक बात है, देखिए ये बात कंट्रोवर्शियल कैरियर रहा है डेफिनेटली विराट कोहली का, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा प्रोलिफिक बैट्समैन भी रहा है वो अपने, लेकिन ये कि वो कुछ डेफिनेटली ज़्यादतियाँ भी हुई, यानी जो उस ज़माने में यानी गंगुली जैसा आदमी जिसको कहा जाता है कि बेनिफैक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट रिसेंट टाइम्स में, तो उन्होंने भी एक ज़ाती ये लगता था कि वो उनका एक पर्सनैलिटी क्लैश हो गया, कोहली से जो उनको जेब नहीं देता था, तो वो ये प्रॉब्लम भी कोहली को फेस करनी पड़ी है। और आप देखिए ऑन रिकॉर्ड वो इतने सक्सेसफुल कैप्टन है कोहली टेस्ट में, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन। आप ये देखें ना कि रिकॉर्ड तो ये दिखा रहा है, लेकिन ये कि फिर उसके दरमियान इतनी कंट्रोवर्सीज, तो डेफिनेटली ये वजह है कि कर्स्टन से भी उनका ज़रा प्रॉब्लम रहा, तो ये मेरे ख्याल में डेफिनेटली उनके मिजाज की वो है। आखिरी बात अगर करें तो विराट कोहली के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुना भी जा रहा है, वो वाइड बॉल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आप कैसा उसको रेट करते हैं? मतलब इंडिया में अगर आप ग्रेडिंग करें, कुछ उसको कल भी हमने भी बात की थी, सोशल मीडिया कह रहा है कि यूनुस इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रॉम साउथ एशिया जो रिसेंट हिस्ट्री में आया है टेस्ट बैट्समैन, तो यूनुस वर्सेस अगर कोहली आप कर सकें। जी अच्छा, ये हाँ ये कंपैरिजन जो है ये वाकई इस तरह के, मैं अक्सर इस कंपैरिजन को कहता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है ना कि जब यूनुस खान ने जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ा था तो उन्होंने ये कहा था कि 10 दफ़ा पैदा होकर भी मैं जावेद भाई की बराबर नहीं हो सकता। तो ये बात है कि जावेद मियांदाद ने जिस तरह की बॉलिंग फेस की, जिन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान को जिताया, इमेंस प्रेशर में, उस प्रेशर का कोई
अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वेस्ट इंडीज़ के वो 4 फास्ट बॉलर्स पे खड़े होके और कहा, तो वो आप अगर उस वक्त से मुकाबला करें तो क्या यूनुस खान ने वो अपोजिशन फेस की या विराट कोहली ने अपोजिशन फेस की। अभी रिसेंटली भी किसी ने कहा था कि विराट कोहली अगर मेलकॉम मार्शल और सिल्वेस्टर क्लार्क और क्रॉफ्ट के खिलाफ 4 ओवर भी खड़ा हो जाता तो हम देखते। अगर 88 की सीरीज, अगर 88 की सीरीज वेस्ट इंडीज वाली, वो जावेद भाई की इनिंग कोई देख ले, क्योंकि उस वक्त 88 की सीरीज में लाइव टेलीकास्ट नहीं हुई थी। अगर वो इनिंगें देख लेना तो आपको पता चल जाए कि आखिरी जावेद मियांदाद कि कोहली ने अपने इंटरव्यू में कहा कि दम्बुला में मैच हो रहा था और शोएब अख्तर बॉलिंग करे थे। तो मैंने देखा ड्रेसिंग रूम से, मैंने कहा भाई इनके लिए तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहूंगा। तो शोएब अख्तर का उस वक्त डाउनफॉल था, मतलब खत्म हो रहा था करियर। तो इस तरह की बॉलिंग तो नहीं खेली उसने, ये बात तो ठीक है। यही तो कह रहा हूँ मैं कि वो 88 की जो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग थी, वो 4 फास्ट बॉलर ऐसे थे के बाद वैसे ही दूसरा आता था। अच्छा, सचिन तेंदुलकर का तो करियर हमने सबने देखा है। सचिन वर्सेस विराट अगर कंपेयर करें तो कौन बेहतर है रेड बॉल में? जी हाँ, मैं सचिन तो डेफिनेटली ऊपर है। सचिन ने फिर भी वो दौर खेल लिया। वसीम वकार को आप देखें ना कि पहले टेस्ट मैच में जिस तरह वकार यूनुस ने उनको जो बॉल मारी शुरू में वो उनके मुंह पे लगी और ही वेंट ऑफ द फील्ड एंड केम बैक। ये बड़ी बात है कि वो वापस आया, उन्होंने कहा ऐसी बॉलर को खेलूंगा, बड़ी बात है। चलिए जी, मैं प्रोग्राम अपना वाइंड अप करता हूँ। बड़ा अच्छा नोट पे ख़त्म हुआ। शुरू हमने किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर, बल्कि उससे पहले अनुषा इंजीनियर की जो अचीवमेंट है उससे हमने बात शुरू की थी। ख़त्म हम कर रहे हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली का टेस्ट मैच करियर ख़त्म हो चुका है, इस पर राय बटी हुई है। हमारा मकसद राय इम्पोज करना नहीं है, हमारा मकसद तो आप तक राय मुख्तलिफ पहुँचानी है। बहरहाल आज वीक का लास्ट प्रोग्राम था। आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। मेरे शुरका का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।